welcome to our third podcast, The Rough Patch. और ये हैं WG Grace और ये हैं नौशरवान. Hi नौशरवान. Hi, how are you? Good, good. How are you? Yeah, all good. All तुम्हारी good. दाढ़ी भी ये WG Grace की तरह बढ़ रही है. बस इनसे ज्यादा हम बढ़ाएंगे दाढ़ी. हम competitive लोग हैं. हम इनसे ज्यादा बढ़ाने का हमारा इरादा है. बिल्कुल पक्का. चलो ठीक है. अच्छा, अब आज हम बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और सब किस मैच का इंतज़ार करें. हमें सबको पता है किस मैच का. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 9 जून न्यूयॉर्क. सब लोग दुबई में अभी हम बाहर गए हुए थे, लोग सिनेमा में दिखा रहे हैं, जगह जगह उसका फीवर है. पाकिस्तान में आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होगा, इंडिया में भी होगा, दुनिया भर में है. और हमने एक ड्रॉप भी ग्रीन नहीं पहना. इससे आप हमारे कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है 9 जून को. नो स्पॉयलर्स गाइस, बट यार इसमें बात ये कि हम जो है ना झूठा कॉन्फिडेंस देना नहीं चाहते. झूठा क्या, पहले खुद को तो आए तो आगे किसी को देना. जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है हाल ही में भी इंग्लैंड में, और जिस तरह मरते मरते जिसको कहते हैं ना इंसान बच जाता है, वैसे वो आयरलैंड में बचे. वो ह्यूम ने कैचेस ना ड्रॉप किए हुए होते तो वहाँ भी हम सीरीज़ हार जाते. लेकिन जिस तरह की इंग्लैंड में परफॉर्मेंस नज़र आई उससे हमें कोई कॉन्फिडेंस मिलता नहीं है. और फिर वो बासित अली की तरह हम कह दें कि ये होगा तो हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, तो भाई हम नहीं ये हम फिर बासित अली से एक कदम आगे भी जाते हैं और थोड़ा क्लैरिटी से भी मैं कहता हूँ जाते हैं. लेट्स स्पाइस थिंग्स अप अ बिट. लेट्स मेक अ बेट विद द टीम इन प्रिंसिपल एंड विद बाबर आजम himself directly that if he brings home the trophy, let's put up a fourth painting of him in our backdrop or replace the one of the 1992 team with the current team with Babar Azam front and center in the painting. तुम तो बड़े खतरनाक इंसान हो यार. मैं इधर से ट्वीटें करती रहती हूँ कि बाबर आजम की कप्तानी अच्छी नहीं है, ये स्ट्राइक रेट उधर पेंटिंग बैकग्राउंड पे मनी वेयर योर माउथ इज वाली बात है ना फिर के. यार मैंने तो कभी डरा नहीं. मैं तो हमेशा टीवी प्रोग्रामों में कब से कहती रहती हूँ और अब वो फ्रेज का काफ़ी यूज़ होता है कि आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द चॉपिंग ब्लॉक. तो आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द चॉपिंग ब्लॉक. अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह बाबर आजम वो कप जीत के पाकिस्तान ले आएंगे तो हम पेंटिंग भी लगा लेंगे. ठीक है जी, डन हो गया. ठीक है. ये हैंडशेक मेरे साथ हुआ लेकिन बाबर आजम के मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. आप जरूर करें, मैं खुशी से लगाऊंगी क्योंकि दिल है पाकिस्तानी एंड में. हाँ जी. हाँ तो अच्छा, थोड़ा सा ये शुरू करते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम क्यों करें, कि मतलब हमें क्यों यकीन नहीं है और मुझे क्यों यकीन है कि यहाँ शायद पेंटिंग नहीं लगेगी. जिस तरह हमने कहा कि जैसे इंग्लैंड में भी परफॉर्मेंस नज़र आई, काफ़ी लूप होल नज़र आए, और आयरलैंड में भी पाकिस्तान जीत गया बिकॉज ह्यूम ने वो कैचेस ड्रॉप किए जिसकी वजह से वो वरना ही वहीं पर 2-0 हो जाती सीरीज़. तो कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही, कोई मिडल ऑर्डर में बैटिंग नज़र नहीं आ रही. ऊपर भी उस दिन 59 रन्स बना के मैंने तो ट्वीट भी कर दिया था बाय द वे, बाबर आजम साहब को टैग करके कि वेल प्लेड, मज़ा आ गया ये वो. उसी दिन वहाँ उन्होंने 70-75 रन बना दिए. इंग्लैंड ने उसी पिच पे फर्स्ट 6 ओवर्स में ओपनिंग पार्टनरशिप ने. तो वहाँ से बस मुश्किलात शुरू होती हैं. फिर कुछ टीम स्पिरिट की भी मुझे नज़र आती है मुश्किलात, फिर बैटिंग ऑर्डर की नज़र आती हैं, फिर जिस तरह की वो आज़म खान की कीपिंग थी उस दिन, जिस तरह की थिंकिंग. देखिए मैं जो हूँ ना खुद बॉडी शेमिंग के बड़ी अगेंस्ट हूँ. मैं खुद उसका शिकार हो चुकी हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, यू नो. और मैं अपनी जो किताब लिख रही हूँ, मैं बड़ा पूरा चैप्टर लिख रही हूँ, लेकिन बात ही कि यार मैं एथलीट नहीं हूँ ना. एथलीट की वो बॉडी नहीं हो सकती. नहीं, एथलीट की देखिए एट द एंड ऑफ द डे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट, it all comes down to your performance at the end of the day. When you're not performing, लोग हर किस्म के कीड़े ढूंढ लेते हैं. आपकी अंग्रेजी से लेके आपके कपड़े पहनने के तरीके से लेके बॉडी के तरीके, हर चीज़ में लोग वो करते हैं. बट फिटनेस एंड विजिबल फिटनेस is one where people are also entitled to raise this concern, because you are in an era of Virat Kohlis, you are in an era of sports science, of nutritionists, of even diets to be monitored. ये रोटी पराठे वाले दिन मैच से पहले काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं उस तरह से. अब प्लेयर्स अपने सारी लाइफ सैक्रिफाइस कर देते, don't even eat what they want, you know. you can continue from here, लेकिन
डोंट इवन ईट व्हाट दे वांट. तो एक मैं इंटरव्यू देख रही थी विराट कोहली का, तो उससे वो लड़की जो इंटरव्यू कर रही थी उसने पूछा कि आप दिल्ली के हैं तो आपकी वो छोले भटूरे बड़ी फेवरेट चीज़ है, आपने कब से नहीं खाए? तो उसने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कल खाए थे. तो उसने कहा अच्छा. उसने कहा 3 साल बाद. कल खाए थे 3 साल बाद. और उसके बाद उसने कहा मैं और अनुष्का वी हिट द जिम एंड वी वर इन द जिम फॉर 2-3 आवर्स एक्स्ट्रा. और यहाँ हमारे क्रिकेटर्स की रोज़ ही बिरयानियों के साथ और चिकनों के साथ इन सब की साथ तस्वीर आ रही होती है. एंड देन व्हेन वी हैव अ क्रिकेटर लाइक आज़म खान हु सुप्रीमली अनफिट, यू नो, मैं उसकी टैलेंट की इधर बात नहीं करी, सुप्रीमली अनफिट, तो फिर आप क्या करें? Again, he dropped catches against England, regulation catches as a keeper. He has only made one score, which above I think 10 in his T20 career so far, which was the 30 against Ireland in a no pressure situation. And you have other players to put in the team, right? I know मैंने पिछले episode में अपने 11 में रखा था आज़म खान को. And मैंने इस तरह रखा था कि I was hoping he would do something against England, build on that 30, show some flashes. But instead of that, उसने तो उल्टे catches भी drop कर दिए, which is not acceptable in any format of professional cricket. Because your wicketkeeper dropping catches, this makes your fast bowlers angry, it takes away the team spirit. तो ये चीज़ acceptable नहीं है आज के क्रिकेट में. और मैं आपकी अम्मी हूँ, तो मैंने आपको पिछली मैं कह दिया था पॉडकास्ट में कि मैं उसको रखूँगी टीम में अगर उसने जो एक छोटी टीम आयरलैंड के अगेंस्ट 30s बनाए थे, जब उसको प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ था. एक दफ़ा उसके कप्तान और रिजवान ने प्लेटफॉर्म दिया, एक दफ़ा रिजवान और फ़खर जमान ने प्लेटफॉर्म दिया. टीम इजी थी, अटैक इजी था उनका. आयरलैंड का जॉश लिटल भी नहीं था. तो मैंने उसी वक्त कहा था कि मैं मानूंगी अगर इंग्लैंड में प्रेशर सिचुएशन में 4 विकेटें गिरी हुई हों, ये आए और ये वहाँ एक 25 भी बना ले तो मैं मानूंगी, क्योंकि मुझे यकीन था नहीं बनाएगा. मसला ये है कि वही बात है ना कि यार हम इतने साल से क्रिकेट देख रहे हैं, हमें पता है कि आयरलैंड बड़ी अच्छी टीम है, उसने हमें टफ टाइम दिया और उनको जीतना भी चाहिए था वो सीरीज़, लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गए. लेकिन speaking of their bowling attack, the bowling attack was missing George Little and it was a mediocre bowling attack. और उस पर जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आपके लिए एक बारी खेलना आसान हो जाता है. जब आप इंग्लैंड में आते हैं पिचेस डिफरेंट हो जाती हैं. आयरलैंड की भी आसानी है, वही स्विंग वगैरह करती हैं, लेकिन जब आप इंग्लैंड के अटैक को खेल रहे हो जिसमें आर्चर भी हो, जिसमें वुड भी हो, जिसमें आपके पास आदिल रशीद भी हो, मोइन अली भी हो, बैकअप भी आपका उनका एक अच्छा फास्ट बॉलर हो, तो 5 बॉलर रिलेंटलेस अटैक को जब फेस करना होता है और आपकी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं ऊपर से, तो फिर आपके पास उस वक्त अगर आपके पास शेक्सपियर कहते हैं ना कम एट द मोमेंट कम एट द मैन, तो अगर आप वो हैं, वो ब्रेवरी है, वो करेज है, तो आप दिखाएंगे. पर समहाउ मुझे यकीन नहीं था कि वो ब्रेवरी करेज आज़म में है, बट मैं होप अगेंस्ट होप करी थी. एंड आई थिंक हमने आज़म को तो काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया. एट द एंड ऑफ द डे he's someone who put out this statement once saying कि oh I don't lose weight because my power comes from the weight, which is scientifically something that's very incorrect. वरना दुनिया के बॉडी बिल्डर्स वगैरह उस फिजिक के होते बजाय चिसल्ड फिजिक के होने के. तो लेकिन अब he's part of the squad. The maximum that can be done is to drop him, and that's one player in the team. But if we look at especially the last game against England, it wasn't just him, but if Iftikhar did not play the kind of knock he should have been. Shadab has been woefully out of form with the bat and with the ball both. तो उसने भी वो किया disappoint. And I would also say कि Fakhar Zaman, even though he is an X-factor kind of player, he needs to find some kind of a middle ground where he's not making either 60 of 30 in one game but 8 of 11 in the other game, right? तो I think ये 3 batsmen भी जिस तरह हमारे middle order को like you said, you know कि Rizwan and Babar made 59 of the first 6. To be honest, even though England made 70 plus, we would have happily taken 59 even if Saim and Rizwan were opening. You know, this is what we want, 10ish and over. No one was expecting 13 from Pakistan or 12 from Pakistan. We wanted between 9 to 10, between 54 and 60, which Babar Azam and Rizwan did, and they didn't even stick around too much. They got out in the next over, so they gave you a flyer of a start, got out, gave the rest of the batsmen plenty of time, and they didn't deliver.
which is extremely worrying because you cannot rely on just 2 or 3 batsmen. T20 mein everyone has to pitch in. If you look at any good score, it either reads one way, which is the 2 batsmen made 80-80 and the rest made 10-10 and it's 2-10, or it reads another way, which is 2 guys make 50 and everyone else makes 25, 30, 22. These are not big contributions, but when those guys who are supposed to make 20 are making 9, 0 and 0, you're short 40 runs. I agree with you, and this is where I was saying, मैंने अभी अगर जो ट्विटर पे लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि कोई 3 वीक्स पहले मैंने एक टीम बनाई थी जब बहुत सारे लोग टीम सब बना रहे थे, तो आई हैड सलमान अली आगा इन दैट टीम. एंड द रीज़न आई हैड हिम बिकॉज आई नो कि वो कोई स्नेल पेस्ड बैटर नहीं है. अगर मुश्किलात हों तो मेच्योर है, डोमेस्टिक खेल के आया हुआ है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ रन्स अंडर हिज बेल्ट एंड एक्सपीरियंस. तो ऐसा बैट्समैन हमें ज़रूरत है. अभी नौशरवान ने बात की कि ये फ़लाने बैट्समैन ने हमें दे लेट अस डाउन, इफ्तिखार की बात की और हमने आज़म की बात की, फिर हम फ़खर की बात की, और कौन था जिसने आप शदाब की बात की. तो ये जब सारे बैट्समैन नहीं खेल रहे तो यहाँ पर बड़ा अच्छा फिट हो सकता था. सलमान अली आगा एजाइल फील्डर भी है, बॉलिंग भी कर लेता है, एक ऑप्शन भी आपको देती है. अच्छा, दूसरी एक और भी तुमने भी ये बड़ी उस दिन बात की थी और 1-2 लोगों ने और भी की कि हम साइम को भी ला सकते हैं मिडिल ऑर्डर में. अब अगर हमने वहाँ बिठाई दिया है सलमान अली आगा को रिजर्व्स में, रिजर्व्स अनाउंस हुए सही तरह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान रिजर्व्स तो हुए नहीं. हाँ. रिजर्व्स नहीं है हमारे. तो ये मतलब पाकिस्तान का ना वाइस कप्तान पता लगता है ना रिजर्व पता लगता है. तो अगर रिजर्व में नहीं है तो पाकिस्तान की बड़ी हिस्ट्री है, जिसको ना खिलाना उसको ज़बरदस्ती चोट करा दो. तो वो एक ज़माना था जब वो अदनान अकमल बड़ी अच्छी कीपिंग कर रहा था, तो आई थिंक कोई मसला हुआ, उन्होंने उसकी उंगली को जो चोट लगी थी इतनी लंबी करा दी कि अगला कीपर ले, आई थिंक सरफराज को वापस लाए थे, इस तरह कुछ हुआ था. तो यार आप चोट लगवा दो ना आज़म को, यार चोट लगवा दो और वापस ले आओ यार उसको, सलमान अली आगा को. आजकल फिर ये हो जाता है ना, प्लेयर्स ट्वीट करने शुरू कर देते हैं कि आपको नहीं पता, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, मैं फिट था. ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि नॉट किसी ने जैसे चोट लगवा दिया, लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस आजकल ट्विटर पे हुए हैं और इंस्टाग्राम पे भी आए हैं कि प्लेयर्स डिसएग्रीड विद द लेंथ ऑफ हाउ लॉन्ग दे वर बेंच्ड एंड दे फेल्ट दे वर रेडी टू गो, बट इंजरी. हाल ही में हारिस के साथ हमने देखा कि उसको शुरू में ड्रॉप नहीं किया गया, शुरू में रेस्ट किया गया विद द इम्प्लीकेशन कि वो आएगा टीम में वापस. वो रेस्ट से ड्रॉप में ट्रांजिशन इतने स्मूथली हमारी सिलेक्शन कमेटी ने किया कि आई थिंक दैट एरा इज नाउ sort of difficult to replicate. But the point is that we unfortunately, I also think similar to your thing about Salman, I think 5 fast bowlers की squad में कोई जगह नहीं थी. I would have really liked an Amir Jamal or an Irfan Niazi, an all-rounder, fast bowling all-rounder in the squad rather than 5 fast bowlers. But अब वो होता है ना कि the squad is the squad for the India game. And I like your thinking, what you're saying about Amir Jamal. Even Shahid Afridi was saying the same thing the other day, and नौशरवान ने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि अगर हमने एक ऑलराउंडर पे हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको ग्रूम कर रहे हैं, तो फिर हमें वहाँ उसको होना चाहिए. और उसकी जगह उसको ग्रूम किया, उसको चांस भी नहीं दिया, उसको पता नहीं कहाँ भेज दिया. एबेस में, एबेस एक पाकिस्तानी एबेस होता है, नीचे गिरा देते हैं उसमें. फिर वो जैसे वो गुलिवर ट्रैवल्स में होता है ना, लोग छोटे हो जाते थे, वो एबेस में जाके लोग बेचारे छोटे हो जाते हैं, निकल नहीं सकते. आसिम कमाल के साथ ये हुआ, बहुत से लोगों के साथ. तो अब ये वो एबेस में फेंक दिया आमिर जमाल को और इरफान न्याजी को ले आए, लेकिन उसको भी नहीं खिला रहे. नहीं, बिकॉज हमें जो है ना डायनामिक सिलेक्शन या डायनामिक विद 11 की भी ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर वगैरह ना, दिस इज समथिंग वी ऑलवेज स्ट्रगल विद. एट द एंड ऑफ द डे 15 मैन स्क्वाड है. Why would you need 5 people who do the exact same thing? इसी तरह आपकी बैटिंग ऑर्डर की भी जो सिलेक्शन है, लाइक यू वर मेकिंग दैट पॉइंट अबाउट सलमान अली आगा, बहुत टॉप हैवी है. बहुत प्लेयर्स हैं आपके स्क्वाड में जो टॉप 3 के प्लेयर्स हैं. फ़खर, बाबर, रिजवान, साइम, उस्मान. आपके 5 बैट्समैन टॉप 3, 5 फास्ट बॉलर. मतलब आपने 4, 5, 6, 7 आर्ग्यूबली 8 के लिए स्क्वाड में 5 लोग. So you have twice the number of options for fast bowlers and top order batsmen,
and you barely have any cover for the middle. It's a lopsided squad selection. अच्छा, अब हम क्योंकि हमने प्रोग्राम जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया था इंडिया पाकिस्तान को बिल्ड कर रहे थे हम, और हम जाहिर है हम एक बात शुरू करते तो थोड़ा सा बैकग्राउंड से करनी पड़ती है, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट मैच है इंडिया से, अभी तो काफ़ी हद तक हमने बैटिंग साइड को काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया, हम बॉलिंग को करेंगे बाद में। आज अभी ये पाकिस्तान की बैटिंग हमने और बैटिंग दुश्वारियाँ और ये सब डिस्कस की। अब इंडिया को भी ज़रा देखना चाहिए कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो किस तरह की टीम लेके गए हैं। देखिए इंडिया, रोहित शर्मा बड़ी डिफरेंट थिंकिंग से जा रहा है इस वर्ल्ड कप में। वो 4 Gen 1 स्पिनर्स लेके जा रहा है, यानी कि चाहल, यादव, जडेजा और अक्षर पटेल Gen 1 स्पिनर है। और उसके बाद ऐसे तो 2-3 लोग हैं ही हैं जो दे कैन टर्न देयर आर्म ओवर, जैसे हमारे पास इफ्तिखार है, साइम है, तो उनके भी इस तरह के लोग हैं, बैटर्स हैं। फिर वो एक Gen 1 ऑलराउंडर भी लेके जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या, जो कि टीम के वाइस कैप्टन भी है। अब वो उनके थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं, वो भी मैं वील कीप एन आई कि वो क्या होता है वीज़ावी द मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी वगैरह का। अच्छा, उसके बाद उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं अक्षदीप और बुमराह और सिराज मेन फास्ट बॉलर्स। तो ये likely 3 to start. 3 मेन फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास, फिर एक ऑलराउंडर है मीडियम पेस पांड्या, और 4 Gen 1 स्पिनर्स हैं उनके पास। तो दे हैव अ बिग बॉलिंग लाइनअप। अब ज़रूरी नहीं कि वो 4 हायर कंडीशंस देखेंगे फिर टीम करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा को ये बिलीव है कि स्पिन टू विन, यू नो, व्हाट डू यू थिंक? This is a big question that's been coming up before this World Cup, because it's in West Indies. These are tracks which are known to be slower, which tend to give, you know, spin some kind of like an advantage and all. West Indies themselves, being the home team, have quite a few spin bowling options, which is always, I think you can always take a bit of a clue from how the home team is selecting their squad as to how they're reading their pitches. So they're kind of similar to the way that India has picked their squad. So I think that it's a clash in approaches, because we have one specialist spinner in Abrar, very all-rounder heavy in terms of our spin. उसको तो अभी तक खिलाया ही नहीं, ना इंग्लैंड में खिलाया, ना आयरलैंड में मौका दिया कुछ तो भी। वो you know, the point is कि it's a clash of approaches. Rohit Sharma is someone who in the last World Cup for India was playing very selflessly, was going aggressive for India. And he was not caring about centuries, but he was caring about a quick fire 40-50 to get his team a lightning fast start. This is a difference in approach. You have Kohli, always a great player, and that side of things. So I think this is a clash of cricketing styles. जैसे हमने बात शुरू की थी कि 4 स्पिनर हैं, एक विजन से वो जा रहा है, और ये है उनके फास्ट बॉलर्स। तो तुम उनके बैलेंस को कैसे देख रहे हो टीम के? What I think the Indian side is doing well is वही जो मैं आपको कह रहा था कि स्क्वाड की सिलेक्शन में ऑप्शंस हैं. They can select multiple different 11s which can do different things as a team. Whereas in Pakistan it's more just for like top order fast bowlers. The squad depth is not as good as it should be in terms of different options. I think that's very, very important. I do think with India and Pakistan there is always an element of unpredictability. There is always an element of the day itself, who takes the pressure better, who, in this case it's happening in New York, so it's uncharted territory for both teams, so who reads the New York pitch better. Adelaide से बन के आई हैं, ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस, तो थोड़ा बाउंस तो होना चाहिए. बिल्कुल, but it's still a new stadium, new crowd dynamics. How many Indian fans will be in New York? How many Pakistani fans will be in New York? This will play a role. I think for now, India is better placed. Because I think, and you can disagree with me here, but I think they're also coming off an IPL where they've played so much T20 cricket right now. They are... नहीं, disagreement तो नहीं है. We'll take a little break after this. What disagreement नहीं है, बस ये है कि मेरा एक होता है कि मैं तुम्हारी इससे agree करती हूँ कि बड़ी practice के साथ आ रहे हैं. They've got so many matches behind them. But एक जो factor होता है जो मेरे ख्याल में भी काफ़ी important होता है, वो होता है freshness. कि जब आप इतना लंबा टूर्नामेंट खेल के आ रहे हो तो आप jaded हो जाते हैं, mentally भी physically भी. और जो थोड़ा सा कम
कम कुछ खेल के आ रहा हो, थोड़ा सा रिलैक्स होके आ रहा हो, थोड़ा सा रेस्ट डेज मिली हो, फैमिली के साथ टाइम मिला हो, दोस्तों के साथ मेंटली टू लेट गो ऑफ योर सेल्फ एंड टू रिलैक्स, टू हैव फन, वो आते तो वो कभी कभी बेहतर खेलते हैं. अब ये दोनों सिनारियो सच हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो ये इतना लंबा टूर्नामेंट है, मैं उसका जेडेड एलिमेंट को भी इस ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं. ओके, सो बिफोर वी टुक द ब्रेक, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, वो हमने देखनी होती हैं, 1-2 मिनट की ब्रेक लेनी होती है. तो हम डिस्कस करते, मैं ही कह रही थी कि मुझे IPL, नोई का पॉइंट था कि IPL से इंडिया को फ़ायदा होगा, और मैं कह रही थी ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन कभी कभी ये होता है कि इतना लंबा टूर्नामेंट खेल के मेंटली या फिजिकली जेडेड हो जाते हैं प्लेयर्स, बिकॉज यू डोंट गेट इनफ टाइम टू रिलैक्स, और एक टूर्नामेंट ख़त्म हुआ एंड यू जस्ट इमीडिएटली यू आर थिंकिंग अबाउट द अदर वन एंड ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट. सो इसमें ये होती हैं चीज़ें. आई मीन आई हैव सीन दिस हैपन कि फ्रेश टीम्स आके एकदम, जैसे न्यूजीलैंड है, फ्रेश है, इतने दिनों से पाकिस्तान से खेल के आई थी, उसके बाद फ्रेश ही बैठी हुई. तो या पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इतनी फ्रेश है भी नहीं. पाकिस्तान तो आयरलैंड, इंग्लैंड जा रही थी, और बारिशें, और पाकिस्तान भी मेंटली, और यहाँ से जो प्रेशर जनरेट करते हैं हम लोग, वो भी एक अलग है. तो ये होता है. पाकिस्तान तो भी आई वोंट से इज द फ्रेशेस्ट बिकॉज ऑफ दोज 2 सीरीज. PSL हमने भी खेला, PSL के फ़ौरन बाद ही काकोल की भी एक्सरसाइजेज हुई. स्टॉप स्टार्ट हमारी गैप्स आई हैं, बट स्टॉप स्टार्ट आई हैं. और ऊपर से फिर जो कैंप की फाइटिंग, आजम खान के क्रिटिसिज्म, ये वो डिफरेंट कप्तानी की बड़ी क्रिटिसिज्म है. सो आई डोंट नो हाउ फ्रेश पाकिस्तान, fresher than India with their players having played at least until the playoffs. फाइनल में तो कोई भी नहीं था इस स्क्वाड में, लेकिन प्लेऑफ्स तक कुछ तो थे, और एंड ऑफ द ग्रुप स्टेज तक भी कुछ तो थे. तो फिर इंडिया की एक सिलेक्शन अभी, जब तुम यू वर डूइंग सम टेक्निकल स्टफ, तो यू पॉइंटेड आउट दुबे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन. हमने हार्दिक पांड्या की बात की, और दुबे की भी सिमिलर MO है, ठीक है, मोडस ऑपरेंडी सिमिलर है. क्योंकि वो भी मीडियम पेस बॉलिंग करता है, शायद थोड़ा सा तेज़ होगा हार्दिक पांड्या उससे, और हिटिंग करता है. हिटिंग तो वो बहुत फॉर्म में था CSK के लिए. एंड दूसरा ये कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की जो आजकल ताल्लुकात है, ज़ाहिर है कि बहुत अच्छे तो नहीं हो सकते. ऑल्दो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ रोहित शर्मा, एंड आई नो कि वो जिस किस्म का सेल्फलेस कैरेक्टर, उसे माफ़ कर दिया होगा. चाहे मैंने नहीं किया होगा, उसने कर दिया होगा, लेकिन और मैंने नहीं किया क्योंकि इस तरह बैक स्टैबिंग को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती. इसीलिए मैं बाबर आजम को भी मेरे दिल से माफ़ी नहीं निकल रही, क्योंकि आप अपने दोस्त को कैसे ऐसे कर सकते हैं, टीममेट को, कि उसको कप्तान बनाया, आप कप्तान बनने के लिए उसको छुरी मार के खुद कप्तान बन जाए. खैर एनीवेज, वो दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे. बट ये दुबे भी इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर. नौशवान, yeah, Dubey had a pretty good IPL. Very good. You could argue again, it's about India making clever selections. Dubey and Pandya have a similar MO, but they're also a bit different. I think core batting skill, pure hitting skill, Dubey, I think definitely edges out Pandya. Pandya भी बहुत मारता है, but Dubey ने तो I think बहुत X factor दिखाया है. But Pandya with the ball is I think a better option. I think he gives you a lot more. Dubey can be good for 2 decent overs, but Pandya तो on form as a bowler can give you 4 solid overs. In fact, wicket taking मैं तो argue करूँगा कि Pandya की इंजरी ने ही इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के गोल को लास्ट टाइम रोक दिया, because even though it was a different format and all, 50 over format, but when Pandya is bowling, no matter the format, it adds a lot of when he's options. on song. When he's on song, yes. And Pandya, putting Pandya the person on one side and Pandya the player tends to turn up in tough games. He is a big match player. पाकिस्तान के साथ पता नहीं कौन सी कोई दुआएं पढ़ के वो आउट कर देता है या जो भी करता है, but when Pandya does well against Pakistan, India tend to win. So you'll go with Pandya or Dubey? I will 100% go with Pandya. I'll go with Dubey. And I've got my reasons. करंट फॉर्म बड़ी अच्छी है, IPL अच्छा कामयाब खेल के, CSK didn't qualify for the playoffs, लेकिन वो एंड तक उनकी बैटल चल रही थी RCB के साथ, और बिल्कुल एंड में ही पता लग गया कि वो आउट है, लेकिन जितने भी मैच खेला Dubey was in good form. So I am Dubey and you're I'm Pandya. Okay. Yeah. Also, let's just pick up three key players from India and Pakistan. Who are your 3 key players? Okay.
even though he wasn't in the best of form leading up to the tournament right now, I think there's a certain legacy with Mohammad Amir and India. It's no normal bowler to get Kohli out twice in 2 deliveries, you know. Most people struggle to do it once, to let alone do it twice in, 2 balls. And he set up that Champions Trophy on the bowling side for us, that final victory against India. So I think Amir versus Kohli is a big matchup, in my opinion. I think it's going to be pivotal. Of course, Shaheen and the others can also get Kohli, and he can get Amir as well. But I think Amir versus Kohli would be quite an interesting matchup, presuming Pakistan does pick Amir, which I think they should be. Okay, so that's one for you. Yes. And okay, so I mean, I was saying you gave a nice matchup. I was saying 3 key players. So I would give 4. Because I was just thinking in my mind कि 4 players मुझे mind में आ रहे थे. वैसे तो Indian team बड़ा अच्छी selection है. I like the way they're thinking and everything. But of course, I would never in my life go without Rohit Sharma. He's one of my favorite batsmen. The way he's selfless, the way he plays for his country and his team. Fantastic gentleman, great player. So Rohit Sharma, and then same things for Virat Kohli. Passionate. And for his country, for himself, for his team, high class performer, athlete. So absolutely 2 key batsmen, and then 2 key bowlers for me. So you can also pick 2 key bowlers and 2 key batsmen. So for me 2 key batsmen, Rohit Sharma and Virat Kohli, and then 2 key bowlers, Bumrah and Yadav. Kuldeep Yadav, the Chinaman. Okay, so those are my 4 key for India. I'll start with Pakistan. I don't disagree too much on the Indian side. I would just, instead of Yadav, I would always pick Pandya as a key man against Pakistan. From what I have seen, यार तुम तो मेरी चिड़ बना ली पांड्या है. नहीं, कैसा बच्चा है? Pandya, I think, gets under Pakistan's skin. I think he turns up for those games. So I think Pandya definitely one of my key men for sure. Bumrah is always going to be a key man for India, whoever they play against. That is for sure. But I do think that there is an element of who sort of in the second pacer option, who strikes more, because with Bumrah you could just play him out. 4 overs 20 runs, 4 overs 24 runs, see him out without giving him a wicket, and you'd feel confident. So I would say Arshdeep and Pandya are my 2 key guys. And in terms of, because Arshdeep, I feel like even though some people were not even backing his selection, I feel like against Pakistan, because Pakistan really struggles against these 135. तो मेरे बेटे हो भी नहीं, ये है नहीं है against these wobbly kind of fast bowlers, I think Pakistan struggles. So I would say Arshdeep and Pandya, and then batting, I would say Kohli and Rohit for sure. Because I feel like those 2 will set the tone. Pakistan, if they get those 2 out, will feel very confident to get a hold on everyone else. Sky has been rubbish against Pakistan in every game he's played against them. I feel like we can get a grip on their batting line. अच्छा चलो sum up करो तुम्हारे 4. Batting we agree on the 2 things. ठीक है, 4 करो ना अब, ताकि वो हम Rohit Sharma, Kohli, and then Arshdeep and Pandya. Okay, these are you. So I gave you my 4: Rohit Sharma, Kohli, Kuldeep Yadav, and of course I said who did I say the 4th one? Dubey. Did I say Dubey? No. You said Yadav. Yadav and Bumrah. So my 4 are Rohit Sharma, Kohli, Bumrah, and Yadav. So his 4, my 4. अच्छा, अब पाकिस्तान की भी कर रहे थे ना कि पाकिस्तान के तुम्हारे हिसाब से 4 कौन होंगे, मेरे हिसाब से कौन. So for Pakistan in an India game, even though some people are saying they shouldn't pick him and इस पे contentious वो है कि fast bowling combination होनी भी क्या चाहिए, but मैं तो pick भी करूँ इंडिया के साथ और key man भी मोहम्मद आमिर.
because there is a storyline, theatrical almost element to his story with India and all. And I really think you should not miss out, at least in that game. The rest of the games, maybe don't pick him if you don't want to. But against India, you need to release Amir for sure. So I say Amir is a key man, 100%. Another key man is Rizwan. Oh, always, yeah. Yeah, I would even say in some ways more so than Babar, because again Rizwan Always. because Rizwan again he really kind of plays for a way that moves the team forward always, and also has that getting under your skin element. You know, he also has the theatrical element. If he plays innings of 70-80, he'll lie down a couple of times, he'll frustrate the Indian team. Babar Azam is very straightforward with how he gets his runs in that sense. So I would say Rizwan and Amir on that side of things. Then दो कहे ना तुमने, दो और भी बताओ ना. Yeah, so I'm with Pakistan. या तीन बताओ या चार. The key thing, the tricky thing with Pakistan is the combination of things. I would say Shaheen, even though मैंने बुमराह का कहा कि India can. That's my favorite player, Yeah. Shaheen. I said कि India का मैंने जो बुमराह की बात जो की, that same logic can apply to Shaheen. You can just see his overs out. But Yeah, I think with Shaheen, the reason why I would say he's a key man is his first over. If he gets one, even two, in the first over, that ball, that just sends such a horrible message mentally to the other team. Especially if that one is Rohit Sharma. Yeah. That really will psychologically shake up the Indian team and get the crowd roaring. So Shaheen, Amir, Rizwan, these three, and then I would say either one of Shadab or Imad, depending on the selection combination. If both are playing, I would say Imad. And if either one are playing, then whoever is playing out of the two of them, because we need that all-rounder to deliver on both sides. Let's recap. Let's say Imad. Okay. Imad is what I would Shaheen, prefer. Imad, Amir and Rizwan. Okay. And Shaheen, Imad, Amir and Rizwan. इसके हो गए. अच्छा मैं and just remember, and there's no Babar Azam. Okay. My four would be. Of course, Shaheen, because the same reasons उन्हीं ने जो कहे कि वो पहला ओवर इतना ख़तरनाक होता है, अगर बॉल स्विंग हो रही हो, अंदर आए या बाहर भी निकले, विद द एंगल भी अगर निकल रही हो, वो पेस से बॉल करेगा, और थोड़ी सी भी आउट स्विंग होगी तो भी डेंजरस है, अंदर आएगी तो भी डेंजरस है. सो ऑफ कोर्स शाहीन नंबर वन. नंबर टू वुड बी रिजवान, बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस ऑल्सो, क्योंकि वो तो एक सेल्फलेस क्रिकेटर है. वो आपको फील्ड में भी चाहे कीपिंग कराओ, चाहे आउट फील्ड में हो, चाहे स्लिप पे खड़ा हो, उसकी वैल्यू बहुत है, और मुल्क के लिए खेलता है और लंबी इनिंग्स खेलना चाहता है, पैशनेट इंसान है. तो एक तो खैर बोल हज़ारों रीजंस हैं. मेरा तो कप्तान भी वही होता बाय द वे, लेकिन अब नहीं है तो अलग बात. सो शाहीन, Rizwan, the two Pakhtuns, and there is a third Pakhtun, by the way, in this also, which is Fakhar Zaman. If Fakhar Zaman's in the team, he will always be my trump card. He's got that X factor, and on any day he can come good for the team and just win you matches, and he's done that against India in the 2017 Champions Trophy, so he's got good pedigree going there. So these three, and the fourth one, I would like to go with a spinner, and it could be Imad if he's in the squad. Definitely Imad बड़ी फॉर्म में, और मुझे बड़ा पसंद है एज अ प्लेयर भी. रन्स के साथ भी पिचिंग करता है, अच्छे ओवर्स भी करता है, विकेट भी दिला देता है. सो डेफिनेटली Imad. So Imad and the three Pakhtuns, Rizwan, Fakhar and Shaheen. So these are my four. So we've discussed the matchups. Now coming to the match itself. You win the toss, what do you do? I win the toss and I bat first, because I don't want us to chase under pressure.
ऑल्दो आई डोंट हैव मच होप फ्रॉम दैट मैच, लेकिन फिर भी जैसे पहले कहा था दिल है पाकिस्तानी, तो जीतना तो चाहते हैं, चाहे खुद गलत प्रूव हो या ना प्रूव हो, कोई मसला ही कोई नहीं, खुद गलत प्रूव होने का मुल्क से ज़्यादा नहीं होता कुछ भी. सो डेफिनेटली because I don't want chasing pressure. If we win the toss, then I would want to bat first and post close to 200 runs, so we give our bowlers a chance. ये बिल्कुल एक गलत तरीका होता है जो अक्सर कप्तान साहब आके माइक पे कह देते हैं. भाई आपने आजकल 200 रन आम बन रहे हैं यार, हर बॉलर्स को 200 रन पड़ जाते हैं. आपको वो 200 रन की आपको वो कुशन देना ही है बॉलर्स को. तो जब आप 200 रन खुद नहीं बना सकते एज अ बैटर, तो आप बॉलर्स को कुछ नहीं कह सकते. ये नहीं कि यस आर बॉलर्स डिडंट डू वेल. भाई आर बॉलर्स डिडंट डू वेल का क्या मतलब है? आप 200 रन बनाए और वो ना डिफेंड करे तो बॉलर्स डिडंट डू वेल. अगर आपने 200 नहीं बनाए तो बॉलर्स डिड वेरी वेल, वो उन्होंने आपको जो वहाँ भी पहुँचा दिया. तो येस, बैट फर्स्ट, गेट 200 रन्स, गिव योर बॉलर्स दैट कुशन, समथिंग टू डिफेंड ऑन. आजकल की विकटें, आजकल की क्रिकेट, मोटे बैट, इतनी बड़ी बड़ी एजें, बैट्समैन दूसरी साइड पे कौन कौन है आपको खुद ही मेरे से बेहतर पता. सो 200 रन्स, विन द टॉस, बैट फर्स्ट, मेक 200 रन्स, गिव योर बॉलर समथिंग. I would go for the complete opposite. अच्छा. And I would say कि win the toss. Win the toss and chase. The reason I would say win the toss and chase is that I think if you look at Pakistan's last 2 wins against India that come to mind, I don't think there's another in between. It's hard to forget a win against India, but the chase in the T20 World Cup, the 150 for no loss, and then the game in Dubai where we chased 180 odd, where Mohammad Nawaz played the one-hit wonder maybe of his international career. एक मैच जिंदगी में मोहम्मद नवाज ने खेला अच्छा बस. So I think we got them chasing, and I do think that India loves the chase. I think no matter what we put up against India, or not no matter if we put 220 plus, that's different. I get but if we put 180, between 180 to 200, I think Virat Kohli being a master of the chase and all, we're going to be playing into his strength. There's a pressure in the field out there, in terms of like what happened to Haris Rauf as a key example of how pressure in a chase when you're bowling, 1/6 just sort of messes with you. I think let our bowlers bowl without that pressure of defending a total, go aggressive, attack the Indian team, try and restrict them to below 180 ideally to set up an easier chase. But even if it is 200, I think with the way Pakistan is set up now, with Rizbar as an opening and the issues we're having in the middle order, it'll just be easier for Pakistan as a batting unit when they know how to structure their innings. So when they know what run rate we have to play, they can keep an eye on the scorecard and adjust up and down accordingly. So I would, of course, the conditions and the pitch do matter, but in general, I would, in an India-Pakistan game, chase in a T20. Well, there you go. We got 2 very different opinions. मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि बड़ी गेम में प्रेशर बहुत होता है तो इसलिए चेज़ नहीं. और वो नौशरवान जो कह रहा है वो अपने हिसाब से उसका लॉजिक बड़ा ज़बरदस्त है. मुझे ऑलमोस्ट कन्विंस उसने कर लिया अपनी बात से, लेकिन मैं आई स्टिक टू व्हाट आई सेड. और देखा ना 150 की जो चेज़ होती ना, वो बड़ा पाकिस्तान ने जो कर ली थी, वो किसने सेटअप की थी? वो तो बॉलर्स ने सेटअप करके दी थी, तो हमें इतना कुछ करना नहीं था. तो ये मैं कहती हूँ कि कहीं इंडिया 220-30 लगा दे तो फिर कौन चेज़ करेगा. इसलिए मैं कहती हूँ यार पहले बैट ही कर लें, फिर देखेंगे क्या होता है. अगला स्टेप जो है वो आगे देखेंगे. अच्छा, अब मैच की प्रेडिक्शन. इंडिया. दिल नहीं कह रहा है, ये दिमाग कह रहा है सिर्फ. बाकी क्रिकेट इज़ अ वेरी इट लेवल्स यू आउट, इट कुड prove me wrong tomorrow. I'll be happy to be once again to be wrong, but I think India current form और पाकिस्तान की टीम सिचुएशन, कैप्टनसी, ये वो अनसर्टनटी, बैटिंग ऑर्डर, करंट फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें देख के I'd say India. So I won't disagree for the sake of disagreement, even though I was very tempted to do it and it's something I love to do, but I would also say India. I think they just have more structure, and their camp, even though it does have some degrees of problems with Pandya and Rohit Sharma and all, I don't think it's as split as our camp is, and they seem to definitely have more of a structure going forward, so I'd say India as well. Azam Khan, no Azam Khan. Well, ideally, no Azam Khan. No Azam Khan, no Azam Khan. Same. Yes, okay. Now coming to what that would mean for the group. We're both predicting an India win.
Do we predict Pakistan still getting out of the group, or do we predict like USA, Ireland being some kind of banana skins? So yes, we were discussing that considering we're both calling an India win, जो as Pakistan fans ये हमने अपनी क्रिटिकल ओपिनियन दिया है फैंस, तो हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, लेकिन अब हम दोनों ये इस बात पे वो हैं। तो इसमें इस वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में losing 2 games can put you in a very perilous position in terms of the Super 8. This obviously needs an associate or a third country depending on the group to win 3 games as well. वो आपस में एक दूसरे को ना हराना शुरू कर दे, उनमें से एक जीतना शुरू करे, एक अपसेट कॉज करे ना एक बड़ी टीम को। बेसिकली तो पाकिस्तान के लिए losing to India would mean कि any of the other games can become problematic. So what are your group predictions? Do you see that Pakistan will lose, but they'll do the necessary against the associate countries and qualify for the Super 8 as most people are predicting, or do you think Ireland or US or even Canada, लेकिन Ireland US ज़्यादा strong लग रहे हैं relatively कि वो upset कर देंगे? यार बात ये कि पाकिस्तान का जो मैच है ना, अब तो जिस तरह अमेरिका ने भी, जिस तरह यूएसए ने भी जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई है विद अ लॉट ऑफ फ्लेयर एंड पिनाश एंड यू नो अ लॉट ऑफ मतलब एक अच्छा दिल जिगर से खेले वो, तो उस तरह तो पाकिस्तान की आयरलैंड के साथ भी गेम मुश्किल हो सकती है और यूएसए के साथ भी मुश्किल हो सकती है। आयरलैंड ने हाल ही में हमें डिफ़िकल्ट टाइम दिया है और हमारी बड़ी हिस्ट्री भी है उनसे, तो ये है कि हमारी हिस्ट्री को माइंड में रखते हुए हमारी करंट फॉर्म को, हमारी मुश्किलात को, हमारी कैप्टनसी की मुश्किलात को, बाकी जो हमने की मुश्किलात हैं हमें जो डिस्कस हमने की हैं अभी, वो सब मुश्किलात को, टीम स्पिरिट की जो कि बिल्कुल खामखा में क्रिएट की गई टीम स्पिरिट की मुश्किलात, कभी पाकिस्तान को पिछले 8-7 साल 10-15 साल से टीम स्पिरिट की मुश्किलात नहीं थी। वो 90s 80s की बात थी, लेकिन ये जो 4 मैचों के बाद शाहीन को निकाल के वापस बाबर को कप्तान बनाया गया, तो ये ज़बरदस्ती की एक मुश्किलात टीम स्पिरिट की भी क्रिएट की गई, तो उसको देखते हुए मुझे तो बड़ा सख्त डर लग रहा है। और फिर यार मैं पूरे प्रोग्राम में बार बार यही कह रही हूँ कि यार आई होप आई एम रॉन्ग एंड वंस अगेन आई होप आई एम रॉन्ग कि पाकिस्तान कहीं आयरलैंड या यूएसए से हार ना जाए। और इंडिया से तो मुझे वैसे ही लग रहे हैं मुश्किलात, कहीं तो अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत गया तो उसके बाद के जो मैचेस हैं वो तो फिर पाकिस्तान नहीं छोड़ने वाला। और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मुझे आयरलैंड से भी और थोड़ा बहुत इस वक्त तो यूएसए से भी डर लग रहा है, क्योंकि यार ये जो टीम्स हैं ये अच्छी तैयारी के साथ आ रही हैं और पाकिस्तान किंग, जैसे एक वो गाना था ना, किंग ऑफ विशुअल थिंकिंग, हम किंग हैं दूसरे लोगों को अपसेट में से आगे पहुंचाने की। कभी बांग्लादेश को अपसेट करा के हम वर्ल्ड कप में आगे पहुंचा देते हैं और फिर कहते हैं भाई भाई हैं वो हमारे, कभी हम आयरलैंड को जिता देते हैं। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? अरे बड़ा सुपर 8 पाकिस्तान जा रहा है कि नहीं? पर हम बाकी ग्रुप से भी प्रेडिक्शंस देते हैं। लॉजिकली तो जा रहा है, लेकिन मुझे मेरे नहीं यार, पहले तुम पेंटिंग लगवा रहे हो, अब एक और पेंटिंग तो फर्क बात है ना। आप बताएं सुपर 8 पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा पाकिस्तान? नहीं पहुंच रहा। अच्छा, आई थिंक पाकिस्तान not easily, with a couple of heart attacks, and we'll be glued to our screens watching last over finishes against at least one of Ireland, USA, if not both, God forbid both, for the sake of everyone's blood pressure and all, not both. But I think we'll do what's needed against the associate countries and get to the Super 8s. I do think ultimately for the team that wins the India-Pakistan game, which we're predicting India, you have the luxury of one upset. India can beat us and then lose to one of the minnows, win 2 and still go through with 1 loss, 3 wins. 1 loss, 3 wins seems to be the magical formula to go to the next round. 2 losses and 2 wins is where you will find yourself in a spot of bother. वही net run rate, वही prayers, वही कुदरत के निज़ाम type situation में आप आ जाएंगे. But I think Pakistan and India will go through to the Super 8, but India topping the group, Pakistan second. I hope so, and my heart certainly wants that. And so who is your second team? Pakistan's not going to the Super 8. USA or Ireland? USA. चले, American dream. From one of the most बड़े heavy heart के साथ मैं ये कह रही हूँ, बड़े heavy heart के साथ, let me see. But 90% पाकिस्तान इंडिया, लेकिन मैं ये एक
you know, I'm just sort of, you know, आईसीसी तो बहुत खुश होगा कमर्शियली आपकी बात से कि यूएसए आगे पहुंचे और वो कमर्शियली क्या पता मैं आईसीसी को ज्वाइन ही कर लूं कभी दुबई में भी बैठी हुई कर भी सकती हूँ नहीं मतलब यू नो आई एम क्वाइट हैप्पी टू बी इंडिपेंडेंट एंड तो अब ग्रुप बी पे चलते हैं या सेकंड ग्रुप पे हम आगे इस डिस्कशन को लेके जाते हैं. आई बिलीव द सेकंड ग्रुप ऑर्डर शायद गलत हो रहा हो, बट द नेक्स्ट ग्रुप इज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नामीबिया, ओमान एंड स्कॉटलैंड, which I think out of all the groups is going to be the most straightforward group because you have two arguably favorites for the World Cup. The Australia-England game in of itself will be very interesting, but I don't see either of those two teams. Like Scotland and England always gets very intense no matter the sport for their own internal rivalry and politics and all, but I see both the teams going through. Absolutely. What do you? Agreed. Australia, England from this group. I don't have any doubts. हाँ 1-5% जैसे तुमने कहा अपसेट हो सकता है, लेकिन I don't have many. इस तरह का ऐसे हार्ट अटैक का मसला नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मसले में कहने में मुझे हो रहा था, उस तरह नहीं. स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया. चलो, we agree very easily on that group. Which I think was the most straightforward one. फिर हम आते हैं ग्रुप सी, जो मेरे हिसाब से है ग्रुप ऑफ डेथ. इसमें है पापा न्यू गिनी, युगांडा, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड. My prediction, which is extremely controversial, is कि New Zealand and Afghanistan will go through. I feel like West Indies, I know they're getting the mercenary band back together as they did the last two times they won the World Cup, but I think cricket has changed since then. I think if your team is not fully gelled together as a unit in the build-up and they haven't been that dominating team in the build-up of a tournament, I don't see West Indies ke ye league mercenaries coming out of nowhere and doing what Darren Sammy did twice. In fact, even in the South Africa series, they were missing half their players, so they've hardly gotten any time apart from the warm-ups and all. And I think Afghanistan can really get a grip of them, and New Zealand being efficient will also do it. So I'm saying New Zealand and Afghanistan to go through. Very interesting. Very interesting. I would certainly keep Afghanistan as the dark horses of the tournament, dependent upon conditions. अगर तो वो स्लो पिचेस हैं, वहाँ पर स्पिनरों को मिल रहा है परचेज, टर्न हो रही है, बॉल ड्रिफ्ट हो रही है, मुश्किलात हैं, रुक रही है, टू पेस्ड है, तो डेफिनेटली उसका चांस है अफगानिस्तान का. बट आई वुड गो I'll go with West Indies and New Zealand. New Zealand being one of my favorite teams सारे टूर्नामेंट में. If they win तो मैं तो नहायत खुश होंगी. नोनी मुझे खाना पे लेके जाएगा नीचे, यहाँ पर नहीं. हमने शर्त लगाई हुई है इस चीज़ पे तो इस ग्रुप पे. नहीं, मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि उनके साथ जो वो 2019 में बड़ी ज़्यादती हुई थी, मुझे सालों लगे उससे निकलने के लिए. इमोशनल कैरेक्टर हूँ मैं, तो वो लोग मुझे कह रहे मैम आप तो रोती रहती हैं अभी ये वो, जैसे कि सोशल मीडिया पर कई लोग बदतमीज़ी करते हैं, बदतमीज़ी की इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं. मुझे बाय द वे से फ़र्क नहीं पड़ता इतना, मैंने जो कहना होता है मैं कहती हूँ. लेकिन मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था जब वो नहीं जीते, क्योंकि जहाँ पर इनजस्टिस आ जाता है ना, फेयर प्ले पे मुझे शक, वहाँ मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है. तो मेरे लिए न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज़, एंड इफ पाकिस्तान डोंट विन द कप आई विल बी रियली हैप्पी if New Zealand or maybe South Africa they win the cup there, because they're really good group teams. की prediction from what I've understood is New Zealand and West Indies. अच्छा, ठीक है. But if Afghanistan go through the group, then you think they can even go further or become a more dangerous side if they survive not the group? further. They can go maybe if they, like I said, that the dark horses अगर आगे जाएंगे तो फिर वो वहाँ Super 8s में वो जाएंगे. अच्छा, फिर सेमी तक आप. अच्छा, नहीं, I don't see them. अच्छा, the semis no. चलें. Let's see what happens. This is I think the most interesting group. Group C पे सारे cricketing world की नज़र रहेगी. I think all the neutrals would be very interested to see what happens with Group C. Moving on to Group D. This is a bit of a chaotic group. I think this is the most. This group will be complete chaos in my opinion. अगर कोई ग्रुप होगा जिसमें नेट रन रेट पे बातें जाएंगी, मेरे ख्याल से ये ग्रुप होगा. इसमें है नेदरलैंड्स, basically Bangladesh, Sri Lanka, South Africa, and I believe इसमें नेपाल भी है. Yes, that's the 5th team. So Nepal
and Sri Lanka, Bangladesh, Netherlands, South Africa. I'll let you start on this one. So the two big teams are Sri Lanka and South Africa. Yes. So I think they're going. स्ट्रेट फॉरवर्ड इन माई एंड बट आई फील कि ये नहीं कि मैं दूसरी टीमों को बिल्कुल कुछ वो ही नहीं करी. नेदरलैंड भी डेंजरस है ऑन देयर डे एंड अपसेट्स होते हैं वर्ल्ड कप्स में नज़र आते हैं, वो जान होते हैं अपसेट्स, अंडरडॉग जीतता है, मज़ा आता है, तो वो तो कुछ भी सकता है. लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल भी अच्छी अपकमिंग टीम है. यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मैं जब भी नाश्ता करने जाती हूँ, खाना खाने जाती हूँ, कोई भी नेपाल का वहाँ पे बंदा हो, कोई वेटर हो, कोई मैनेजर हो रेस्टोरेंट्स वगैरह का हो, वो इतनी लंबी आके क्रिकेट पे बात करते हैं अगर उनको पता लग जाए कि आई हैव समथिंग टू डू विद क्रिकेट एंड दे आर पैशनेट अबाउट द गेम. सो आई लव देम टू डू वेल, बट आई ऑल्सो वुड लव my Sri Lankan friends to do well, and because I really like them. They're nice. They're a nice country, nice people, and so definitely South Africa and Sri Lanka. I think South Africa, though, is one of my strongest teams of the tournament. With South Africa, there is always the question ultimately of their mentality and whether they can go all the way. So that question very much remains. Markram is the latest in a line of South African captains to face that question. So let's see how he does it. But on the surface of things, I think they'll get through the group. Second place is where I feel like things will get very chaotic. I am not a fan of this Bangladesh side because I just think that they never fulfill their potential. They come in with lots of good players like Mustafiz, Shakib, Mushfiqur, etc. But they never gel as a team, or they never really play to their potential, and I don't expect them to do that. In fact, they just lost the series to the US in the build-up of the World Cup, so I don't see the Bangladesh side doing much, if anything. Nepal, I think it's a few years too early for them to trouble the teams too much. Like Mom was saying, there's a lot of passion in the country, and it's great to see their team up and coming. But Lamishane, due to visa issues, probably being their best player, is not even in the squad, so I don't see them doing much. The Netherlands is a team which I think show a lot of heart, and I think they've been in a lot of situations where they've gotten a lot of big game experience. They are missing a couple of players, Van der Merwe and I think Ackerman, due to county commitments, but I still feel like they have a solid side. And I feel like maybe there's another Dutch story in this World Cup, so maybe South Africa and the Netherlands to go through. That's very interesting because ये श्रीलंका भी erratic है, हो सकता है, लेकिन और साउथ अफ्रीका यार उनके पास जो प्लेयर्स हैं यार, डिकॉक और वो क्लासन ट्रमेंडस फॉर्म फॉर SRH इन दी IPL. हमने बड़ा फॉलो किया IPL और हमें कोई इसमें कहने पे शर्म नहीं है. मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि क्रिकेट इज़ लाइक अ ड्रग फॉर अस, सो वी फॉलो क्रिकेट फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, एंड IPL इज़ अ क्वालिटी टूर्नामेंट एंड इट वाज ग्रेट. मैं तो SRH भी मेरा फेवरेट टीम भी थी, तो बिल्कुल क्लासन ज़बरदस्त फॉर्म में था. मार्कम भी उनके पास था, तो वो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास. उनको फास्ट बॉलिंग उनकी ज़बरदस्त है, रबाडा है, फिर उनके पास तब्रेज शमसी है और महाराज भी है, नोकिया है फास्ट बॉलर्स में उनके पास, एंड हु एल्स. They have, they have Nokia, they have Kotze, they have Jansen as an all-rounding fast bowling option as well. पूरी टीम इतनी क्वालिटी है, वो बेचारे पता नहीं हमेशा ही क्वालिटी होती है, बस वो चौक कर जाते हैं. मैं मतलब दो टीम्स जो मुझे बहुत खुश होंगी अगर पाकिस्तान के अलावा कोई दो टीमें जीतें, तो वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका. मेरी बड़ी I think they're the neutrals' favorites, the classic neutrals' favorites, the 1-2 for most neutrals. बड़ा ज़बरदस्त होगा ना, बिल्कुल, कि एक नई टीम जो इतने क्लोज आ चुकी है इतनी दफ़ा सेमीफाइनलों में, इधर फाइनलों में, इधर उधर, तो for cricket it'll be fantastic thing that one of these two new teams, New Zealand or South Africa, win the tournament, because they haven't won it. They've come perilously close to winning it, but they just haven't. Bad luck, or God knows, injustice or karma, or God knows what. Let's see what happens with the South African story. And this World Cup, it's one to follow, especially with this super exciting South African side, and we'll be here to monitor it throughout the World Cup and all. So to summarize, and then
we'll sort of be seeing you after the India-Pakistan game, a few days after the India-Pakistan game, to check in, to see what we were right about, what we were wrong about, what happened, and what the group stage scenario is looking like at that point, or the Super 8 scenario is looking like. But to summarize and to conclude, so for me, the Super 8s are going to be India, Pakistan, Australia, England, then we have New Zealand and Afghanistan, and South Africa and Netherlands. Okay, let me see. For me, I said India and USA. Yeah. Then New Zealand and South Africa, Sri Lanka, West Indies. West Indies. That's 7. And Australia, England. Australia, England. Yeah. So that's 8. 8 teams. Yeah. So 8 teams. those are my 8. Yeah. All right. Yeah. Okay. So we'll see you guys soon. Thanks for tuning in. And also, when you know, if you have any questions for the upcoming podcast, we'll be happy to address that in the next issue, which, like Noshirwan said, will be right after the India-Pakistan game, to summarize that, analyze that, and talk about it. So if any questions will be more than welcome. Also, if you like what we say, please subscribe the channel, share it, repost it, like it, or whatever, and do subscribe it, because that sort of is good for us also. उस तरह नहीं एक encouragement मिलती है, अभी हमने नया शुरू किया. So if you like what we're saying, then go ahead, make just click on that bell, and until next time, it's like over and out from the rough patch and the great man with the beard. Yeah. And the Not great me. man, and the great man, and the great man to be with a beard. All right. See you guys. Bye.